गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। और देखिए, अभी तक हम लोग जो घटनासार वार्षिकी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं करंट अफेयर्स के क्रम में। अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियोस देखे और इन वीडियोस में मैंने नेशनल जितना भी था सारे टॉपिक सारे को कवर कर दिया। अब आज से बारी है इंटरनेशनल इवेंट्स की, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी की। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, इससे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं हमेशा आपको घटनासार रिकमेंड करता हूँ यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स खास करके लिए, और कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम हो गया, या मान लीजिए हाई कोर्ट से जो आरओ की आती है, ठीक है, उसके लिए, या फिर अन्य छोटे जो एग्ज़ाम है उनके लिए, सारे इसके लिए घटनासार बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें क्योंकि पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में आपको टोटल 44 जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिलते हैं। कुछ सारे टॉपिक जो मैंने पुरानी घटनासार जो मैंने आपको कराई है उसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें वो टॉपिक छोड़ दूंगा, लेकिन जो नए टॉपिक हैं सारे मैं थॉरली कवर करूंगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक सूचना है, बहुत छोटी सी सूचना है, 1 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, 20 मई से, ठीक। इसमें सीन ये होगा कि ये लगभग 100 दिन का प्रोग्राम है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा का प्रोग्राम है। और इसमें होगा क्या कि आपको टॉपिक वाइज, जैसे एक टॉपिक है उसकी एक समय सीमा है, और उस समय सीमा के आधार से डेली इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, डेली 50-50 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में साप्ताहिक एक टेस्ट होगा आपका, जिसमें मतलब पूरा जो एक सप्ताह जो आपने कंप्लीट किया है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अलग अलग आपको, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए अलग बंदा मिलेगा, एक अलग ट्यूटर मिलेगा, पॉलिटी के लिए अलग मिलेगा, ज्योग्राफी के लिए अलग मिलेगा, और जो करंट अफेयर्स हैं वो ऐसे जैसे लगातार चल रहा है ऐसे चलेगा। तीसरी बात ये है, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जिस तरीके से बदल रहा है, आपने पिछले अगर क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें भूमिका ये बढ़ जाती है कि उसकी एनालिटिकल व्यू से उसकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो उस क्रम में ये प्रोग्राम चालू किया गया है। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि अभी वक्त है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और भी है, इस प्रोग्राम में 15 तारीख से प्रवेश प्रारंभ किए जाएंगे, और उसमें टोटल जितने लोग रहेंगे मात्र 50 लोग रहेंगे। 50 से ज़्यादा कोई भी 51वां जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक, बिल्कुल अंतिम बात। दूसरी चीज़ है, जानकारी के लिए आपको एक नंबर है 9453028097, इस पे आप मैसेज प्री लिख के, यूपीपीसीएस प्री लिख के आप मैसेज भेज देंगे तो डिटेल्स आगे शेयर कर दी जाएंगी। 15 अभी कुछ नहीं है, 15 मई याद रखना, 15 मई से शुरुआत होगी और 19 तारीख को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक। बात खत्म। आगे की चीज पे मैं आता हूँ। ओके, तो देखिए, जब भी कभी आप यूपीपीसीएस के एग्जाम में या रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में जब आप बैठते हैं और देखते हैं, इंडेक्स से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इंडेक्स से आपको 2 से 3 सवाल आपको पूछने को मिलेंगे, और एक जो क्रम बदल रहा है इंडेक्स में, आप याद रखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसमें भी एक तो होते हैं जो ग्लोबल लेवल पे जो जारी कर रहे हैं वो होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंडिया खुद जारी करता है। जैसे कि मान लीजिए नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, नीति आयोग का कोई इंडेक्स है वो जारी किया गया, शिक्षा मंत्रालय की कोई रिपोर्ट है वो जारी की गई, या महुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो जारी करती है स्वच्छता कार्यक्रम के लिए, उससे कोई रिपोर्ट है वो पूछ ली जाती है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और ये देखिए, बहुत अजीब सी चीज़ है कि ये बहुत सारे इंडेक्स आपको सामने मिलेंगे, 40-50, जब तक आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 40-50 इंडेक्स आपको मिल जाएंगे। आपको इसमें रटना क्या है, बात ये ज़रूरी है। और रटने के साथ साथ जब से आपने देखा है 3-4 साल से एक बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव में ये सीन क्रिएट किया गया है कि आपसे इस साल की रैंकिंग ना पूछ के पिछले साल की रैंकिंग पूछ ली जाती है। अब बच्चा होता क्या है, बच्चा रटता है इस साल की रैंकिंग, इस साल की रैंकिंग रट के गया है बेचारा, और उसने सारी चीज़ें रट रखी है कि कौन टॉप 3 में है और कौन टॉप 5 में है, ओवरऑल रिपोर्ट क्या बोल रही है, इंडिया का क्या, इंडिया के लिए क्या उसमें बोला गया, इन सारी चीज़ों पे रट के जाता है। लेकिन परेशानी उसमें क्या खड़ी हो जाती है कि उससे पिछले साल की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और लोकतंत्र सूचकांक है ये जो आपका
डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 साल पीछे की भी आप इंडिया की केवल रैंकिंग लिख के रखेंगे, और लिख के रखने में, जब मैंने आर का एग्जाम के लिए जब मैं प्रिपरेशन करा रहा था उस समय पे मैंने इसकी एक लिस्ट प्रॉपर अलग से दे दी थी, ठीक है। और मैं क्या दे दूंगा, आप ये खुद भी बना सकते हैं, अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है, इसमें आपको केवल इतनी चीजें रटती है, एक तो वर्ल्ड के परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में स्थिति क्या है, दूसरी चीज भारत की स्थिति क्या है, बाकी इंडिया के बगल में बांग्लादेश की क्या स्थिति है, एशिया में या चाइना की बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं रखना है। दूसरी बात है, चलिए अब इस टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बताना था, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आप फंसते हैं, आपको इंडेक्स इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि आप बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 का है, 2024 में जारी किया गया है। मुझे पता है आप गलतियाँ कहाँ करते हैं, मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 2023 का ये इंडेक्स है, लेकिन 2024 में जारी किया गया है। जारी इसको किसने किया है, तो देखिए, इकोनॉमिस्ट एक ग्रुप है, द इकोनॉमिस्ट एक ब्रिटिश ग्रुप है न्यूज़पेपर का, उसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको बोलते हैं EIU, ये इसको जारी करता है, ठीक। और ये 2024 में जारी की गई, 2023 की रिपोर्ट है। एक बात, इस रिपोर्ट को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। वी डैम की एक रिपोर्ट आती है, वी डैम एक स्वीडिश एजेंसी है, जिसको वी डैम का फुल फॉर्म आपको मिलता है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें इंडिया की रैंक 104 रखी गई थी। इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, वो थी वर्ल्ड डेमोक्रेसी, वो थी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन भी होता है, ठीक। अब इसमें सीन क्या क्या है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में यह रिपोर्ट 2006 से लगातार जारी की गई है। सबसे मेन पॉइंट इसमें है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इसको। वैश्विक सूचकांक का स्कोर गिर के 5.23 हो गया है, ठीक। दुनिया में 8% आबादी ही ऐसी है जो लोकतंत्र में रहती है, जहां पूर्ण लोकतंत्र है, ठीक। 40% आबादी तानाशाही वाले देशों में रह रही है। अब इसमें पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें कुछ हैं, जैसे कि जो लोकतंत्र है, जो ये रिपोर्ट है, उसमें 4 सेक्टर डिवाइड किए गए हैं। 4 सेक्टर में एक फुल डेमोक्रेसी है, जिसको पूर्ण लोकतंत्र बोलते हैं, और फिर है फ्लॉट डेमोक्रेसी, जिसको बोलते हैं खामियों वाला लोकतंत्र, फिर होती है ऑटोक्रेसी, ठीक है, और फिर होती है हाइब्रिड। ये चार उसमें डाला गया है, 4 इसमें सेक्टर्स किए गए हैं, ठीक। अब इसमें अलग अलग स्कोर के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर दिया जाता है, ठीक। तो दुनिया में कितने देशों पर की गई है, 167। भारत का थोड़ा सा सुधार हुआ है, 4 अंक का सुधार हुआ है, और इस बार इसका स्थान है 41, याद कर लेना, 41 आउट ऑफ 167। 2022 में वह 46 पे था, ठीक, याद रखना। 4 अंकों का सुधार हुआ है, याद रखना, ये 4 अंक हैं, ये एक सेकंड कहाँ गया, ये 4 ये अंक हैं, अंक, ठीक। 4 अंकों का सुधार हुआ है, इस बार की है 41, ठीक है। और पिछली बार का सीन क्या था, पिछली बार 2022 में, ये 2023 की है, याद रखना, 2023 की है। रिपोर्ट 2024 की है, 2023 के लिए आंकड़े आए हैं। 2022 में ये जो आंकड़े आए थे, 2022 के लिए जो आंकड़े आए थे, उसमें 46वां स्थान था, ठीक। टॉप 3 में कौन है, तो वही नॉर्डिक और आसपास के देश, नॉर्वे टॉप पे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर आइसलैंड है, व स्वीडन है, ठीक है, ठीक। शीर्ष देशों सूचकांक में, शीर्ष देशों में प्रथम क्रमशः नॉर्वे, ये है। वहीं निम्न 3 देशों में कौन कौन सा मिलेगा, नॉर्थ कोरिया मिलेगा, और म्यांमार मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप जो पढ़ें तो ये चीज़ देखिए, ये तीनों ही एशिया से आते हैं, ठीक, एशिया से आते हैं, राइट। जबकि नॉर्वे आता है यूरोप से, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास से आता है, आइसलैंड यूरोप से आएगा, और स्वीडन यूरोप से आएगा। तो लास्ट 3 में जो है वो इसमें से है। इंडिया के स्कोर की जहाँ तक बात की गई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इंडिया का स्कोर है 7.8, 41वें स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक में पिछले साल 2022 की तुलना में पाकिस्तान ये रटने की जरूरत नहीं है, यही तो गलतियां करते हैं आप, ठीक है। चलो, चाइना की बात की गई है, इसको मत रटो, ठीक है। पूर्ण लोकतंत्र है, पूर्ण लोकतंत्र में 24 कुल देश आ रहे हैं, खामियों यानी फ्लॉट डेमोक्रेसी में 50 आ रहे हैं, हाइब्रिड तंत्र और तानाशाही लोकतंत्र, ठीक। हाइब्रिड लोकतंत्र में 34 है, और तानाशाही में यानी जो ऑटोक्रेसी है उसमें कितने, 59 है, ठीक। और क्या है, नीचे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। आगे पॉइंट पे आता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 2 लेक्चर में इस पूरी
इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है, यूएई की और कतर की। और यूएई कतर की इंपॉर्टेंट यात्रा इसलिए है, अभी आपको पता चलेगा। जैसे कि मोदी साहब जब गए हैं यूएई फरवरी में, तो यूएई की आपको मैंने लोकेशन आपको बताई थी, आपको शायद याद हो। तो ये अरब प्रायद्वीप है जहाँ पे ये सऊदी अरब पड़ता है, सऊदी अरब। यहाँ पे आपको ओमान मिल जाएगा, ओमान। यहाँ पे आपको यमन मिल जाएगा, मैं शायद लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, यहाँ पे यमन, यहाँ पे यमन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ऐसे करके, और फिर यहाँ पे आपको यूएई मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इधर साइड में ईरान मिल जाएगा। और यहाँ पे कौन सी गल्फ है आपको पता लगानी है, ठीक। यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक, याद रखना। ये है इंडिया, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। तो इसमें मोटे मोटे क्या क्या पॉइंट हैं इसको याद रखेंगे। जैसे मोदी साहब जब गए तो सबसे पहले कार्यक्रम हुआ भारतीय प्रवासियों के लिए, जिसको बोलते हैं ऐलान मोदी। जिसके बाद उन्होंने क्या किया, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, यूएई में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। अब पूरे इसी घटनाक्रम में जो टॉप पे चीज रहेगी वो दो चीजें रहेंगी। एक तो हिंदू मंदिर टॉप पे रहेगा, दूसरा कुछ समझौते हुए हैं जिसमें रुपए और जैवान की बात की गई है। जैवान, अब ये जैवान क्या है देख, ठीक है, इसकी बात मैं करूँगा। फिर ये है 14 फरवरी को मोहम्मद बिन जायद ऐलान के बीच में उच्च स्तरीय बात हुई, जिसमें 10 समझौते हुए अलग अलग सेक्टर में, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। दूसरी चीज़ें, ये वाला इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इंडिया देखिए हर जगह पे रुपए और यूपीआई को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो रुपए के लिए सीन ये है कि जैसे कि अभी तक आप यूज़ करते थे पेमेंट गेटवे के लिए अलग अलग से कार्ड जो थे, जैसे मास्टर कार्ड था, एक वीज़ा कार्ड था, इसमें अमेरिकन कंपनियां हावी थी। भारत ने रुपे कार्ड जब से लॉन्च किया है, तो इसमें जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें उसका जो परसेंटेज होता है ना, छोटा सा बहुत परसेंट होता है, उससे ये वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां कमाती थी। जब से रुपए कार्ड आया है वो पैसा भारत का भारत में ही रह जाएगा। अच्छा, मास्टर कार्ड और वीज़ा ये दोनों ही इस बात का विरोध करते हैं कि ये जो रुपए कार्ड है, इसको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों प्रमोट कर रहा है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो इस बात पे बहुत बात भी चलती रहती है वैसा। खैर, रुपए और यूएई का है जैवान, ठीक, इसको जोड़ने के लिए समझौता हुआ। द्विपक्षीय निवेश पे भी समझौता हुए, और यूएई जो है बहुत बड़ा भागीदार है। इसमें एक आ गया 2023 तक यूएई भारत और यूएई का जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल जो ट्रेड है, वो $100 बिलियन पार कर जाएगी, यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए पार करने की संभावना है। व्यापारिक भागीदार में यूएई तीसरे नंबर पे आता है। नंबर 1 पे कौन है बताना आप, अमेरिका है, याद रखना, ठीक है। फिर ये कुछ एक हैं जैसे एडनॉक और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच में जो समझौता हुआ वो सब है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है, ₹1 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा यहाँ से आता है। यहाँ पे है पहले हिंदू मंदिर अबू धाबी में, याद रखना, अबू धाबी में, इसको बोल्ड कर लेना। अबू धाबी में कौन सा है, बाप्स मंदिर। बाप्स को बोलते हैं बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, ठीक, ये नाम याद करना है ना। इसका क्या किया, इसका उद्घाटन किया गया, और एक साथ जो विश्व भर में 1200 मंदिर है, इसमें एक साथ इसी समय आरती की गई, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। ये है कहाँ पे, तो अबू धाबी, दुबई के अबू धाबी शेख जायद हाईवे पे अल रहबा के समीप है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और इसकी फिर बात की गई है कितने एकड़ में है, कितना पैसा लगा है, और सब ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों की बात की गई। इसको सब आप पढ़ सकते हैं। कुल ऊंचाई 108 फीट के आसपास है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई बहुत चीज़ नहीं है, और बहुत पूछे जाने वाली भी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। स्थान याद रखना, किस समुदाय से संबंधित है, ये याद रखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। फिर है कतर यात्रा, यूएई के बाद में कतर चलेगा 15 तारीख को मोदी जी, और मोदी जी ने 15 तारीख में शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ में बातचीत की, वहाँ के अमीर है, ठीक। अब सीन ये है, इस कतर यात्रा का सबसे बड़ा पॉइंट था जो भारत के जो लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जिनको मौत की सज़ा सुना दी गई थी, उस सज़ा को टाल दिया गया था भारत के आग्रह पर, और इसके बाद मोदी की ये विजिट थी, ठीक है। तो इसलिए ये विजिट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कतर है, ये इंडिया में एलएनजी जो होती है, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो आती है, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए, ठीक है।
ठीक, और इंडिया इसको बेचता है अनाज, तांबा, लोहा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जैसे लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों देशों ने अगले 2029 से लेके अगले 20 साल तक सालाना 75 लाख टन LNG खरीद पे समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। बस ये सारी यही, और इसमें और बहुत कुछ खास नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि वहाँ के जो शेख हैं, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने राष्ट्रपति को दुबई में द्विपक्षीय जो भेंट थी उसमें माई स्टोरी किताब, अपनी जो उनकी किताब है वो दी गई। हो सकता है ये किताब देख लेना माई स्टोरी किसने लिखी है, और इन्होंने लिखी है, और ये किताब हो सकता है पूछी जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमेशा पूछती जाती हैं। जैसे फिर हुई है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की। तो इस समिट का सीन क्या था, इंडिया को एक पुरस्कार इसमें दिया गया जो है गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि AI का उपयोग करने के लिए सरकारी सेवाओं में, जैसे एक भारत सरकार की परिवहन मंत्रालय की एक है आई रास्ते। ठीक है, इसमें क्या है, AI रास्ते में ये भारत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की AI आधारित परियोजना है। ठीक है, जिसमें सड़क सुरक्षा के बारे में बातचीत की जाती है। चलो अब आ जाओ, अगला पॉइंट है, जल्दी से पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सातवां हिंद महासागर सम्मेलन। एक चीज़ और है, आपको हमेशा जब तक आप एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है आप ये भूल जाएं कि ये पर्थ में हुआ, तो आपको हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन मिले सिडनी, या फिर सिडनी मिलेगा, या फिर आपको कुछ और मिलेगा। तो आप सिडनी या और कुछ लगा के चले जाएंगे, पर्थ भूल जाएंगे। ठीक, कौन सा हुआ है? 7वां हुआ है, हिंद महासागर सम्मेलन है। ठीक है, याद रखना, इसमें अलग अलग हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन से जितने आसपास के जो कंट्रीज हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इंडिया की तरफ से इसमें डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे, जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं। श्रीलंका से राष्ट्रपति के लिए रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन, और भारत की तरफ से इतने लोग शामिल हुए थे। ठीक है, इसमें बस इसका सीन ये है, स्थिर टिकाई और हिंद महासागर की ओर, इसका जो सीन था वो ये था, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, याद रखना। 2016 से विदेश मंत्रालय इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिवर्ष ये सम्मेलन आयोजित करता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे और भी याद आ गई, पहले टॉपिक में जब आप जाएंगे, जहाँ पे मैं बता रहा था वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स था, अब देखिए हर बार से एक बात चलती आ रही है हमेशा से कि जो लोकतंत्र है, भारत ऐसी रिपोर्ट्स का विरोध कर रहा है आजकल। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट्स का जिसमें भारत की रैंकिंग बहुत डाउन जा रही है, और ये फॉरेन से क्या हो रही हैं, फॉरेन से ये रिपोर्टें बनाई जा रही हैं। तो इंडिया की इसमें मतलब इंडिया का ऐसा मानना है, भारत सरकार का ऐसा मानना है कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये भारत की स्थिति को और ख़राब कर रही हैं। ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी भारत की और ख़राब कर रही हैं। तो भारत सरकार अभी डेमोक्रेसी पे एक रिपोर्ट लाने वाली है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक रिपोर्ट लाने वाली है, क्योंकि ये बात हुई थी नीति आयोग ने जनवरी में ये बात अपनी प्रेस वार्ता में कही कि भारत सरकार एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन ORF जिसको बोलते हैं, ये भारत में एक लोकतंत्र पे एक रिपोर्ट हर साल जारी करेगी। ठीक, अब ये ORF का भी नाम आपने कई जगह सुना है, जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का नाम मैंने आपको बताया था जब आप रायसीना डायलॉग की बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने रायसीना डायलॉग की जब बात की थी। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग जो होता है वो ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की मिलके हर साल 2016 से कंडक्ट कर रही है। एक ये पॉइंट याद आ गया तो मुझे लगा कि शायद मैं बता दूं, ठीक रहेगा। ठीक है, फिर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। किसकी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है। किसकी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है। ठीक, कब के लिए आई है? 2024 में ये रिपोर्ट आई है, लेकिन 2023 के लिए है। सूचकांक 2023 से रिपोर्ट जारी हुई 2024 में। याद रखना, सूचकांक 2023 है, इसी में कंफ्यूज होंगे आप। अब मुझे पता है कि आप कहाँ मात खा जाते हैं, पढ़ते आप हैं, मेहनत करते हैं, केवल जहाँ पे गलतियाँ होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं वहीं पे बस गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसमें सीन ये रहा है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो जारी करता है, किसने जारी किया? अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसमें इंडिया की पोजीशन है इस समय अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2023 के सूचकांक में इंडिया की पोजीशन है 93 आउट ऑफ 180, जबकि 2022 में यही जो सूचकांक थी वो 85 थी और 180 देशों में। अब हुआ क्या है, इसमें 8 अंकों की गिरावट आई है, 8 स्थानों की
गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो स्कोर है, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपना भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो जारी करती है, वो उसका स्कोर होता है 0 से लेके 100 के बीच में। अब 100 का मतलब होता है पूर्ण रूप से ईमानदार, पूर्ण रूप से ईमानदार। ठीक है, जबकि 0 का मतलब है पूर्ण भ्रष्ट। तो मतलब अगर किसी का स्कोर 0 की तरफ जा रहा है तो मतलब वो पूरी तरीके से भ्रष्ट होने वाला है। अगर 100 की तरफ जा रहा है तो पूरी तरीके से ईमानदार होने वाला है। ठीक, पूरी दुनिया का जो स्कोर निकल के आया है वो निकल के आया 43। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ, भारत का 2023 में भारत का समग्र स्कोर जो था वो 39 था, जबकि स्थान जो है 93 है। इसी को अपोजिट कर देना, यहाँ पे एक मिरर इमेज इसकी बना दीजिए। जिसने साइंस पढ़ी है वो मिरर इमेज जानता है। ठीक है, तो 39 है इसका स्कोर, जबकि जो स्थान है 93 है, 93 स्थान है। ठीक है, 93 है ये वाला। ओके, 2022 में ये रखा था। बस इसमें बात है। फिर टॉप 3 टॉप 5 की मैं बात कर लेता हूँ। तो नंबर 1 पे फिर डेनमार्क देखिए आ गया। यूरोप वाले ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये आपको यूरोपियन जो ऊपर के कंट्रीज़ हैं वो आपको हमेशा ऐसे इंडेक्स में टॉप पे मिलते हैं। ठीक है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, फिर फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है। ठीक है, DFN दफनाओ। ठीक है, DFN है। ठीक, याद रखना। ठीक, और इसको आपको जो पूरी रिपोर्ट जब आप ऐसे देखने को आप बैठ के देखेंगे तो यहाँ पे का केवल आपको न्यूजीलैंड अगर आप छोड़ देंगे, बाकी सब आपको यूरोप से ही मिलेंगे। ठीक है, ये होती है जब आप पढ़ें तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, CPI आसपास के इतनी रिपोर्ट आती है, ये सब नहीं रख पाएंगे आप, मुझे पता है। और ये सब कभी भी पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, बस ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी पढ़ लेनी है बस, इससे ज़्यादा इसमें जान नहीं दे देनी है। सबसे ख़राब स्थिति है म्यांमार की, भारत के पड़ोसी देश की म्यांमार की। ठीक है, स्कोर है इसका 20। बांग्लादेश की स्थिति भी खराब है, पाकिस्तान इसकी भी स्थिति खराब है। केवल हमसे थोड़ा सा आगे चाइना और भूटान है। इंडिया की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 93 स्थिति है। ठीक है, 93 नंबर पे है। ओके, चलो, हाँ, तो सबसे अधिक भ्रष्ट में कौन है? उत्तर कोरिया 172, फिर म्यांमार, और हाँ उत्तर कोरिया है, बट यहाँ पे देखिए लिखा नहीं गया हुआ है सबसे। यहाँ पे आप लिख लेंगे उत्तर कोरिया है 172 172वें स्थान पे। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे भारतीय पड़ोसी देशों की बात की गई है। देखिए भारत के पास के जितने हैं, एक मिनट, सोमालिया, हाँ, सबसे अधिक भ्रष्ट की बात है सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया। ये सब आपको कहाँ से मिल रहा है? ये सब आपको मिल रहा है सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया। ये सब आपको दक्षिण सूडान, यमन, इतने आप छोड़ देंगे तो ये सब आपको अफ्रीका से मिल जाएंगे, बाकी ये एशिया से मिल जाएगा। तो ये सबसे भ्रष्ट हैं। 180 नंबर पर सोमालिया। ठीक, याद रखना। हाँ, और ये सब चीज़ें छोटी छोटी लिखी हैं, इसको कोई बहुत खास चीज़ें नहीं है। ग्लोबल फायर पावर की जो रिपोर्ट आती है, ग्लोबल फायर की 2024 विश्व सैन्य रैंकिंग। अब ये विश्व सैन्य रैंकिंग जो 2024 आई है, इसको जारी करती है ग्लोबल फायर पावर। ये दिखाता है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। ठीक है, उसमें सैन्य ताकत का ज़्यादा हिस्सा रहता है, और भी चीज़ें हैं कि सैन्य जो है स्थिति उसका ज़्यादा हिस्सा रहता है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा USA, नंबर 2 पे आपको रसिया देखने को मिलेगा, नंबर 3 पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, और नंबर 4 पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, भूटान चौथा स्थान। देखिए, चौथा स्थान इंडिया ने मतलब जो है वो हासिल किया। 145 देशों की सूची में 60 अलग अलग बिंदुओं पर बात की गई है, जिसमें सैनिक संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध संसाधन के बारे में बात की गई है। ठीक है, याद रखना। और ये 2024 है, 2024 की रिपोर्ट ऐसे। ठीक है, 2023 बस इसमें कर देना। ठीक है, स्कोर की बात होती है, जो स्कोर 0 से जितने पास होता है, ठीक है, वो उतना पावरफुल कंट्री होता है। ठीक, जैसे कि नंबर 1 पे USA है, ये 0 के बहुत पास है, समझे, ये उतना पावरफुल है। ये 0 से थोड़ा सा दूर जा रहा है। ठीक, ये थोड़ा कम पावरफुल है। ऐसे इंडिया की जो स्थिति है वो 0.1023 है। ठीक है, लेकिन रैंक जो है वो 4 है, स्कोर ये है PWR। ठीक, बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, निम्नतम सबसे नीचे कौन सा है? भूटान है। बस,
और इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ने को होता है। फिर आ जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है हेनले एंड पार्टनर्स। अब हेनले एंड पार्टनर्स जो जारी करती है ये अपना डेटा उठाती है, जिसको यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। इसका मतलब ये होता है पासपोर्ट इंडेक्स का कि किसी देश का पासपोर्ट जो है वो कितना ताकतवर है। ताकतवर का मतलब कितने हथियार नहीं चला पाता है, इसके ये मतलब नहीं है। ताकतवर का मतलब है कि वो पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीज़ा पहले लिए आप यात्रा कर सकते हैं। मतलब जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा, आपको पहले से वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये रिपोर्ट ये दिखाती है, ठीक है। इसमें इंडिया को स्थान मिला है, भारत को 80वां स्थान मिला है, ठीक। पिछले साल भी ये रैंक ऐसी थी, 80 थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, इसमें 5 देशों में और अब ज़्यादा फ्री वीज़ा से, मतलब वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, ठीक है। 2023 में भारत को 57 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते थे, जबकि यह आंकड़ा 2024 में 62, इसमें आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 5 और जोड़ देंगे तो 62 देश है। इसमें आप बिना वीज़ा लिए पहले से यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को, ठीक। और कुछ नहीं है इसमें। नंबर 1 पे कितने हैं ये देख लीजिए, इनको गिनेंगे। नंबर 1 एक तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं जो नंबर 1 पे हैं। और ये जो 6 हैं, ये जो 6 हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे 194 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा लिए सीधे पहले यात्रा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, तो जो जापान है उसको आप हटा दीजिए, सिंगापुर अगर उसको आप हटा देते तो बाकी सब यूरोप के हैं, ठीक है, बाकी सब यूरोप के हैं, ठीक। इंडिया की स्थिति क्या थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, यहाँ पे बता दी, 57 देशों में कर सकते थे, अब ये 62 हो गया। इंडिया का स्थान मिला, 80वां स्थान मिला है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं बस। फिर है विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार जो है USA में मिला है। अब लिथियम आजकल बहुत चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि लिथियम का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है लिथियम आयन बनाने वाली बैटरी में, और लिथियम आयन बनाने वाली जो बैटरी है उसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में। आज आगे जो कन्वेंशनल बैटरीज हैं इनका उपयोग ख़त्म हो जाएगा 10-20 साल बाद, लेकिन अगर जिसके पास में लिथियम के भंडार अच्छे हैं वो इस मार्केट का किंग साबित होगा आगे आने वाले समय में। तो विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार जो मिला है वो मिला है कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे, ठीक है, जिसकी अनुमानित 18 मिलियन टन जिसकी अनुमानित क्षमता है, ठीक है। अभी इससे 3400 किलो टन निकल रहा है जो 540 बिलियन डॉलर तक जो है रेवेन्यू जनरेट करता है। समझ रहे हैं आप, केवल 3400 किलो टन से 540 बिलियन डॉलर पैसा पैदा किया जा सकता है। तो 18 मिलियन टन तो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा एक चीज़ और है, एक लिथियम हो सकता है ये कभी आपसे देखिए पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं स्टैटिक पोर्शन में कभी कभी, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कहीं सबसे बड़े लिथियम उत्पादक देश कौन कौन से हैं, ठीक, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, चिली नंबर 2, नंबर 3 पे चाइना। अच्छी आप याद रखना, अच्छी ACCHI, ठीक, ऐसे याद रखना, याद हो जाएगा, ठीक है। और जब भंडारण की जहाँ पे बात होती है, रिजर्व की जहाँ पे बात होती है, वहाँ चिली नंबर 1 पे है, जो साउथ अमेरिका का एक पतला सा ऐसे आपको देखने को जियोग्राफी जब आप देखेंगे इसका मैप तो ऐसा पतला सा आपको चिली के तरीके से ही देखने को मिलेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर अर्जेंटीना भी आपको साउथ अमेरिका में देखने को चिली के ईस्ट पार्ट में लगा हुआ है, देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें तो याद रखना, साल्टन सागर, ठीक, याद रखना। और जो प्रोडक्शन कर रहा है इस समय वो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, फिर चिली, फिर चाइना, जबकि रिजर्व में चिली ही नंबर 1 पे आ जाता है। जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे था वो वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ गया और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे हो गया, ठीक है। समुद्र से महंगी धातुएं निकालने के लिए नॉर्वे ने मंजूरी दे दी। इसमें अगर सवाल आपसे आता है तो केवल ऐसे ही पूछा जाएगा। देखिए यह है क्या, ये डीप माइनिंग मिशन है, जिसमें जब आप समुद्र के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मिल जाती है, जैसे सोना, तांबा, पता नहीं क्या क्या आपको मिल जाए, और वो आज के टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है। लेकिन होता क्या ना, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट वाले लोग हैं, वो इसको मना करते हैं कि हम पारिस्थितिकी तंत्र जो है हम उसको ख़राब कर रहे हैं जीव जंतुओं का,
विनाश हो जाएगा, और मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके लिए अल्टीमेटली हम नुकसान ही खड़ा कर रहे हैं, इसलिए इसका विरोध होता है। लेकिन हुआ ये है, जैसे इंडिया ने 2021 में अपना डीप माइनिंग मिशन, एक डीप ओशन मिशन एक लॉन्च किया था, जिसमें रिसर्च करनी थी बेसिकली समुद्र की तलहटी में जाने के लिए, ठीक है। उसके लिए एक कैप्सूल भी भेजा गया था, आपको शायद याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो है। तो नॉर्वे की संसद जो है उसका नाम है स्टार्टिंग, याद रखना है इस बात को, और उसने डीप सी माइनिंग मिशन को मंजूरी दे दी है। इसमें इतनी बस ज़रूरी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, जैसे कि कोबाल्ट, कॉपर और दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। एक यहाँ पे पॉइंट ये और ज़रूरी है, जहाँ पे ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ी जो संस्था है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA ने अब तक 14 देशों को डीप सी एक्सप्लोरेशन की मंजूरी दी है। उसमें इंडिया भी आता है। इंडिया, चाइना, रसिया, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, जापान, जमैका, नाउरू, टोंगा, किरावाती, बेल्जियम। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कौन देती है, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है, उसमें इंडिया भी शामिल है। फिर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 2021 में डीप ओशन मिशन की मंजूरी दी थी, ठीक। बुर्किना फासो और माली और नाइजर में इकोवास से बाहर, देखो 3 है, बुर्किना फासो, एक माली, एक नाइजर। अब ये देख के आपको पता चल रहा है कि ये अफ्रीका की कंट्रीज है, ये अफ्रीका के कंट्रीज हैं, और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये वेस्टर्न जो अफ्रीका है, जो वेस्टर्न अफ्रीका है यहाँ वाला, ये इधर ही सब आपको मिलेंगे। अच्छा है क्या? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जो अफ्रीकी संघ है उसमें कितने मेंबर हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 54, 55, 56, 57। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितने मेंबर हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इस चीज़ को। फिर इसी अफ्रीकी संघ के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट नहीं, इसी अफ्रीकी, जैसे अफ्रीकी संघ है ऐसे ही वेस्टर्न अफ्रीका का भी एक संघ है जिसमें टोटल 15 मेंबर हैं। अब उस 15 मेंबर में ये 3 मेंबर बाहर चले गए, जिसमें एक नाइजर है, एक माली है, एक बुर्किना फासो है। ये 3 बाहर चले गए। अब क्यों चले गए? उसका रीज़न ये है, जो 15 मेंबर के जो ये वेस्टर्न अफ्रीका का जो संघ है, ये इसको बोलते हैं इकोवास। अभी इकोवास का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के लिए आर्थिक समुदाय, ठीक है, इकोवास। तो अब ये इस इकोवास में सीन ये है कि इससे 3 बाहर चले गए। और ये बाहर क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अफ्रीका जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है वहाँ पे आप हमेशा इस चीज़ को देखेंगे, वहाँ लोकतंत्र जो है वो खतरे में ही रहेगा, परेशानी रहेगी, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह भी अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सशस्त्र विद्रोह आपको हमेशा देखने को अफ्रीका में ही क्यों ज़्यादातर मिलते हैं? ज़्यादातर आपको सशस्त्र विद्रोह आपको आपका जो ये वाला जो पार्ट है, आपका सीरिया हो गया, या फिर आपका अफगानिस्तान वगैरह हो गया, यही सब आपको क्यों देखने को मिलते हैं? थोड़ी सी गरीबी है, थोड़ी सी अशिक्षा है, और उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स और भी डेवलप हो जाते हैं, उससे फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 देशों में जब यहाँ पे सत्ता पलट हुआ और यहाँ पे एक सशस्त्र विद्रोह करके एक सरकार बनी, सरकार क्या मतलब है, सैनिक सरकार एक तरीके से जो चल रही है, जो जनता द्वारा चुनी भी नहीं गई है, उसका विरोध करता है इकोवास, बार बार विरोध करता है। तो ये लोग मिल के, ये तीनों देश मिलके इससे बाहर हो जाते हैं। इसमें बस इतनी ही इंपॉर्टेंट बात है, और इसको मजबूत करने के लिए इन्होंने अपनी एक अलग अलायंस बना ली, ठीक। इस अलायंस को नाम दिया अलायंस फॉर सोलर स्टेट, ठीक। अब हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, अभी हाल ही में बनी अलायंस फॉर सोलर स्टेट में कौन कौन से 3 अफ्रीकी कंट्रीज हैं, हो सकता, तो उसमें आप 3 नाम ये बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है इकोवास क्या है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी उसका सवाल का मेरा जवाब दीजिए कि अफ्रीकन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं, राइट। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, अब ये क्या है? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया एक कार्यक्रम है जिसको लॉन्च किया है डेनमार्क ने। और लॉन्च क्यों किया है? ये इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि देखिए 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच में एक सिग्नेचर ट्रीटी हुई थी, जिसमें ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात की गई थी, GSP, ठीक है। तो डेनमार्क कुछ चीज़ों में हमसे बहुत आगे है, इसलिए ग्रीन फ्यूल के लिए इंडिया के लिए एक कार्यक्रम जो है उसको बढ़ाया है, उसका नाम है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, GFAI। इसको लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया है डेनमार्क ने, और इसको लॉन्च किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 में, ठीक है। बस किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक हिंद तेंदुआ के बारे में अभी मैंने राष्ट्रीय वाले जब पोर्शन में जब मैं था तो मैं आपको बता रहा था हिंद तेंदुआ। जैसे हिंद तेंदुआ था, तो हिंद तेंदुआ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, मैंने ये आपको बताया था। कहाँ पे थे? तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 4, जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक, आंसर इसका ये है। दूसरे नंबर पे क्या है? लद्दाख। लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ है। ठीक है। हाँ, तो किर्गिस्तान एक देश है। किर्गिस्तान, इंडिया के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको एक देश मिलेगा। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे साथ ही साथ आपको मिलेंगे। ठीक है। तो किर्गिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको हिम तेंदुआ, उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल कर लिया गया। हिम तेंदुआ को बोलते हैं पैंथेरा अनसिया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान का जिसको घोषित किया गया है। बस इतनी चीज़ें आप याद कर लो। ठीक है। अच्छा, बिस्के घोषणा क्या थी? बिस्के घोषणा को 12 हिम तेंदुआ वाले जो देश हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने अपनाया है। इसमें हुआ ये था कि विश्व हिम तेंदुआ संरक्षण जो था फोरम में हिम तेंदुआ संरक्षण पर बिस्के घोषणा की सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ठीक है। बस, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन। ठीक है। कितना टाइम हो गया है? मैं कहाँ तक आ गया हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है पढ़ते पढ़ते। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, टॉम इंडेक्स है इसके बाद में। तो आज क्या करूँगा? नहीं रखूँ क्या? चलो मैं आज यहीं पे अपना ये लेक्चर की समाप्ति करता हूँ। अगले में ये पेज नंबर 77 तक शायद जाएगा और अगले में शायद मैं पूरे कर दूँगा। इस बार शायद मैंने 10 या 15 तो शायद कंप्लीट कर ही दिए होंगे। तो फिलहाल हाँ, घोषणा यही है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट बात थी, वो शायद मैं आपको फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए 2024 जो कि अनुमानित है अक्टूबर 6 को होगा। अभी ये फाइनल नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है, अक्टूबर 6 को होगा। इसके लिए प्री प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 4 लोग शामिल हैं। 4 लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उनके नाम जो थे वो मैंने टेलीग्राम पे आपको भेज दिए थे। कार्यक्रम की शुरुआत होगी 20 मई से, याद रखना बिल्कुल ध्यान से। ठीक है। बाद में आप क्या करते हैं, बाद में आप बार बार मैसेज करते हैं और परेशान होता हूँ मैं। पिछली बार जो आर का जब था तो काफ़ी लोग बहुत पहले नहीं आए, बाद में जान खाते हैं आप। ठीक है। एनीवे, आर जो था उसके लिए तो जो हो गया, उसमें टोटल 32 लोग थे और उसमें से 25 लोग ऐसे थे अगर उसका रिजल्ट आया जिनका पीटी हो जाता, 100% हो जाता, क्योंकि सबका स्कोर 120 से प्लस जा रहा था। इस बार का अनुमान था कि 120 से नीचे ही रह जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे थे जिनका स्कोर ठीक नहीं था, बाकी 35 पे 3 लोगों को बाहर कर दिया था, 32 बचे थे और उसमें 25 लोगों का स्कोर ठीक था। अब सीन ये है, 15 तारीख से, याद रखना 15 मई से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और इसमें केवल एंट्री केवल 50 लोगों की है। इसमें 51वां कैंडिडेट बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। एक चीज, कार्यक्रम 15 तारीख से शुरुआत होगा और